नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्लासमेट एकेडमी पर। मैं हूं पंकज कुमार। आज का ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि हम डिस्कस करेंगे 10 अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स टॉपिक्स पर। इस वीडियो में मैं आपको लगभग 10 से 12 टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं, जिससे हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, बट आई होप आप सभी के लिए ये वीडियो नॉलेजेबल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की पहली घटना ये रही। केंद्र सरकार ने बांग्लादेश में बवाल के बीच बॉर्डर पर नजर रखने के लिए एक समिति बनाई है। गृह मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी। इस समिति का नेतृत्व सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के एडीजी पूर्वी कमान करेंगे। यह समिति भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थिति की निगरानी करेगी और संकट के बीच भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। समिति में 6 सदस्य होंगे। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन और तख्तापलट के बाद भारत ने सीमाओं पर निगरानी बढ़ा दी है। खास तौर पर अवैध रूप से घुसपैठ नहीं हो, इसके लिए बीएसएफ जवान अलर्ट हैं। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर मौजूदा स्थिति की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति बांग्लादेश में अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ बातचीत का एक चैनल बनाए रखेगी, जिससे भारतीय नागरिकों और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मंत्रालय के अनुसार समिति में आईजी बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय दक्षिण बंगाल, आईजी बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय त्रिपुरा, सदस्य योजना और विकास, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण और एलपीएआई सचिव इसके सदस्य होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे और उसके बाद छात्रों द्वारा किए गए सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद बांग्लादेश में अशांति बढ़ गई है। अवामी लीग समर्थकों और अल्पसंख्यक समुदायों पर हाल ही में हुए हमलों ने तनाव बढ़ा दिया है, जिसके कारण भारत को सीमा पर एहतियाती कदम उठाने पड़े हैं। वहीं बीते दिन गुरुवार को बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो गया है। इस सरकार के प्रमुख नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को बनाया गया है। आज की दूसरी घटना ये रही। पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ भारतीय हॉकी टीम के दिग्गज गोलकीपर पीआर श्रीजेश भारत के ध्वजवाहक होंगे। भारतीय ओलंपिक संघ ने इसकी घोषणा की। आईओए ने अपने बयान में कहा कि पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में पिस्टल निशानेबाज मनु भाकर के साथ संयुक्त ध्वजवाहक के रूप में हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश को नियुक्त करते हुए भारतीय ओलंपिक संघ को खुशी हो रही है। आईओए अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा कि श्रीजेश आईओए नेतृत्व के भीतर एक भावनात्मक और लोकप्रिय पसंद थे। मौजूदा खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कांस्य जीतने के बाद श्रीजेश ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास ले लिया। हॉकी इंडिया ने दिग्गज खिलाड़ी को जूनियर पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। वह अब युवा टीम को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करेंगे। भारत ने स्पेन को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता और इसके साथ ही श्रीजेश ने हॉकी को अलविदा कह दिया। श्रीजेश लंबे समय से भारतीय हॉकी टीम के अहम सदस्य रहे हैं। श्रीजेश ने पेरिस ओलंपिक में भी शानदार प्रदर्शन किया और विरोधी टीम के सामने दीवार बनकर खड़े रहे। स्पेन के खिलाफ कांस्य पदक मुकाबले में भी श्रीजेश ने अंतिम क्वार्टर में शानदार बचाव किए थे और उन्हें बढ़त लेने से रोका था। इस तरह टीम ने श्रीजेश को जीत के साथ विदाई दी। मनु भाकर, जिन्होंने खेलों में 10 मीटर एयर पिस्टल महिला स्पर्धा और 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा दोनों में कांस्य पदक जीता, वे भी ध्वज लेकर चलेंगी। महिला ध्वजवाहक के रूप में उनका चयन उनके उल्लेखनीय प्रदर्शन का प्रमाण है, जिससे वे एक ही ओलंपिक खेलों में कई पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई हैं। पेरिस खेलों में रजत पदक जीतने वाले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने भी श्रीजेश के चयन का समर्थन किया। श्रीजेश के लिए चोपड़ा का समर्थन भारतीय खेल समुदाय में श्रीजेश के योगदान के प्रति गहरे सम्मान को दर्शाता है। आज की तीसरी घटना ये रही। वर्ल्ड लायन डे हर साल 10 अगस्त को शेरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन शेर के संरक्षण के लिए समर्थन जुटाने का भी प्रयास करता है। भारत समेत दुनिया भर में हर साल 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है।
इस खास दिन को मनाने का उद्देश्य शेरों की घटती आबादी और संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। ये शीर्ष शिकारी शाकाहारी आबादी को नियमित करके समग्र पारिस्थितिक संतुलन में योगदान करते हैं। विश्व शेर दिवस मनाना क्यों महत्वपूर्ण है? विश्व शेर दिवस शेरों के संरक्षण के बारे में बताना और उसके लिए जरूरी कदम उठाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है। जागरूकता की कमी की वजह से शेरों की संख्या कम होती जा रही है, इसलिए इसके संरक्षण की तत्काल आवश्यकता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को पारिस्थितिक तंत्र में शेरों के महत्व और उनके सांस्कृतिक महत्व के बारे में भी शिक्षित करना है। विश्व शेर दिवस का इतिहास। साल 2013 में विश्व शेर दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी ताकि शेर की दुर्दशा और उनके विषय में विश्व स्तर पर बात की जा सके एवं लोगों को इनके लिए जागरूकता फैलाई जा सके। जो लोग जंगली शेर के आसपास रहते हैं उन्हें उनके विषय में शिक्षित किया जा सके और उनकी विलुप्त हो रही प्रजातियों को सुरक्षित और संरक्षित किया जा सके। हर साल 2013 से लेकर अब तक 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। आज की चौथी घटना ये रही। ओडिशा ने भारत की पहली 24 घंटे अनाज देने वाली मशीन शुरू की है, जिसे अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम के नाम से जाना जाता है, जिसे राशन कार्ड धारकों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस को बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। ओडिशा सरकार ने इस योजना को लॉन्च कर दिया है। इसे राइस एटीएम नाम दिया गया है। भुवनेश्वर में खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने देश के पहले राइस एटीएम का उद्घाटन किया है। मंचेश्वर क्षेत्र के एक गोदाम में राइस एटीएम लॉन्च किया गया है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस को व्यवस्थित करने के लिए डिजाइन किया गया है। सरकार का मानना है कि राइस एटीएम से चावल वितरण की व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और लोगों को दर-दर की ठोकरें भी नहीं खानी होगी। सरकार ने राइस एटीएम का लाभ उठाने के लिए एक प्रक्रिया भी तय की है। कैसे मिलेगा एटीएम से राइस? राइस एटीएम बायोमेट्रिक है। ऐसे में कार्ड धारकों को चावल लेने के लिए बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी करनी होगी। उसके बाद टच स्क्रीन डिस्प्ले पर अपना राशन कार्ड नंबर दर्ज करना होगा। अंत में एटीएम 25 किलोग्राम तक चावल प्राप्त करने की अनुमति देता है। नए सिस्टम की वजह से सब्सिडी वाले चावल की चोरी और कालाबाजारी से संबंधित मामलों में भी कमी आने की उम्मीद है। फिलहाल राइस एटीएम की शुरुआत भुवनेश्वर से हुई है। अभी राइस एटीएम पायलट आधार पर लॉन्च किया गया है। आगे चलकर इसे राज्य के सभी 30 जनपदों में खोलने की योजना है। वहीं सफल होने पर यह मॉडल अन्य राज्यों में भी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया जा सकता है। आज की पांचवी घटना ये रही। भारतीय रिजर्व बैंक ने चेक ट्रंकेशन सिस्टम सीटीएस में सुधार किया है, जो वर्तमान में 2 कार्य दिवसों तक के समाशोधन चक्र के साथ चेकों का प्रसंस्करण करता है, ताकि ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के अलावा चेक समाशोधन की दक्षता में सुधार हो और प्रतिभागियों के लिए निपटान जोखिम कम हो। भारतीय रिजर्व बैंक ने चेक क्लियरिंग में लगने वाले समय को कुछ घंटे करने और उससे जुड़े जोखिम को कम करने के उद्देश्य से कदम उठाने का फैसला किया है। वर्तमान में चेक जमा करने से लेकर चेक क्लियर होकर पैसे आने में कम से कम 2 दिन का समय लग जाता है, लेकिन नए सिस्टम में चेक जमा करने के कुछ ही घंटों में ये क्लियर हो जाएगा। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में वित्त वर्ष 2024 से 25 की तीसरी मॉनेटरी पॉलिसी समीक्षा की घोषणा करते हुए इसका ऐलान किया। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि चेक क्लियरिंग को दुरुस्त करने, निपटान जोखिम कम करने और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के मकसद से चेक ट्रंकेशन सिस्टम सीटीएस के मौजूदा सिस्टम में बदलाव का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि नए सिस्टम में मौजूदा सीटीएस व्यवस्था के तहत बैच में प्रोसेसिंग की जगह कारोबारी समय वर्किंग आवर्स में निरंतर आधार पर क्लियरेंस की व्यवस्था की जाएगी। आरबीआई के मुताबिक नई व्यवस्था में चेक को स्कैन किया जाएगा, उसे प्रस्तुत किया जाएगा और कुछ घंटों में क्लियर किया जाएगा। इससे चेक का क्लियरेंस कुछ घंटे में हो जाएगा, जबकि अभी 2 दिन तक का समय T+1 लगता है। शक्तिकांत दास ने कहा कि जल्द ही इस मामले में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि अब यूपीआई के जरिए टैक्स पेमेंट की लिमिट को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने रेपो रेट को लगातार 9वीं बार 6.5% पर स्थिर रखने का ऐलान किया। आज की छठवीं घटना ये रही।
केंद्र सरकार ने 8 नई रेल लाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनसे रेल यात्रा में सहजता, माल ढुलाई की लागत में कमी के साथ साथ राज्यों के बीच संपर्क बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसका सबसे ज्यादा फायदा बिहार, झारखंड, ओडिशा, बंगाल और महाराष्ट्र समेत पूर्वोत्तर के राज्यों को मिलेगा। केंद्रीय कैबिनेट की हुई बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सूचना प्रसारण एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रस्तावित परियोजनाएं हाल में ही पारित बजट की नई परिकल्पना पूर्वोदय के अनुकूल है, जिसमें पूर्वोत्तर के राज्यों के विकास की विशेष चिंता की गई है। इससे आर्थिक विकास के साथ रोजगार में भी वृद्धि होगी। पीएम गतिशक्ति प्लान के तहत सभी परियोजनाओं को वर्ष 2030 से 31 तक पूरा कर लिया जाएगा। इन पर कुल 24,657 करोड़ की लागत आएगी। कैबिनेट ने भागलपुर के पास गंगा पर 26 किलोमीटर लंबी विक्रमशिला कटारिया न्यू डबल लाइन के साथ ब्रिज को मंजूर कर दिया है। इस पर 2,549 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वर्षों से इसकी मांग चली आ रही थी। इससे नेपाल से बिहार होते हुए झारखंड तक जाना आसान हो जाएगा। गुनुपुर तिरुबली नई लाइन 73.62 किलोमीटर रायगढ़, ओडिशा। जूनागढ़-नबरंगपुर 116.21 किलोमीटर कालाहांडी और नबरंगपुर, ओडिशा। बादाम पहाड़ कंदुझारगढ़ 82.06 किलोमीटर क्योंझर और मयूरभंज, ओडिशा। बंगरिपोसी गुरुमहिसानी 85.60 किलोमीटर मयूरभंज, ओडिशा। मलकानगिरी पांडुरंगपुरम भद्राचलम से होते हुए 173.61 किमी मलकानगिरी, पूर्वी गोदावरी और भद्राद्री कोठागुडेम, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। बुरामारा चाकुलिया 59.96 किलोमीटर पूर्वी सिंहभूम, झाड़ग्राम और मयूरबनंज, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा। विक्रमशिला कटारे 26.23 किलोमीटर भागलपुर, बिहार। जालना जलगांव 174 किलोमीटर औरंगाबाद, महाराष्ट्र। इसमें यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल अजंता गुफाओं को भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ना शामिल है, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। पूर्वोदय के अन्य राज्यों के संपर्क में वृद्धि होगी और बंदरगाह तक सामान की ढुलाई आसान होगी। इन रेल मार्गों से कृषि उत्पाद, उर्वरक, कोयला, लौह अयस्क, स्टील, सीमेंट, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, चूना पत्थर, एल्यूमीनियम पाउडर एवं गिट्टी आदि का परिवहन आसान हो जाएगा। कार्बन उत्सर्जन कम हो जाएगा, जिससे पर्यावरण को भी संतुलित करने में मदद मिलेगी। सामान ढुलाई की मात्रा भी बढ़ जाएगी। नई रेल लाइनों के निर्माण से पूर्वोदय की अवधारणा में शामिल 7 राज्यों के 14 जिलों की रेल संपर्कता बढ़ेगी। साथ ही रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 900 किलोमीटर की वृद्धि होगी। रेल लाइनों पर 64 नए स्टेशन बनाए जाएंगे, जो पूर्वी सिंहभूम, कालाहांडी, मलकानगिरी, नबरंगपुर, रायगढ़ को कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे। इससे 510 गांव की लगभग 40 लाख आबादी के बीच विकास का असर देखा जा सकेगा। महाराष्ट्र की रेल लाइन से यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल अजंता की गुफाएं भी रेल नेटवर्क से जुड़ेंगी, जिससे बड़ी संख्या में पर्यटकों को सुविधा मिलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बोर्ड को वैधानिक शक्तियां प्रदान करने के लिए शुक्रवार को लोकसभा में एक विधेयक पेश किया। रेलवे संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य रेलवे बोर्ड के कामकाज और स्वतंत्रता को बढ़ाना है। वैष्णव ने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 के सभी प्राविधानों को रेलवे अधिनियम 1989 में शामिल करने का प्रस्ताव है। इससे 2 कानूनों का संदर्भ लेने की आवश्यकता कम हो जाएगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 8 नई रेलवे लाइन परियोजनाओं को मंजूरी मिलने से कनेक्टिविटी से संबंधित बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा। यह वाणिज्य और कनेक्टिविटी के लिए बहुत अच्छी खबर है और इससे रोजगार सृजन भी बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जीवन योजना में संशोधन से आत्मनिर्भरता की दिशा में हमारे प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा और ऊर्जा सुरक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा। आज की 7वीं घटना ये रही। भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। 21 वर्षीय अमन ने कांस्य के लिए खेले गए मुकाबले में पोर्तो रिको के डारियान टोई क्रूज को 13 से 5 के अंतर से हराया। इससे पहले छत्रसाल अखाड़े के प्रतिभाशाली पहलवान अमन ने गुरुवार को प्री क्वार्टर फाइनल और क्वार्टर फाइनल में दमदार प्रदर्शन किया था, लेकिन पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग के सेमीफाइनल में जापान के शीर्ष वरीय रेई हिगुची से एकतरफा अंदाज में हार गए थे। अमन भले ही पदक पक्का करने से चूक गए थे,
लेकिन उन्होंने कांस्य पदक मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया और देश को पेरिस खेलों में छठा पदक दिला दिया। भारत ने पेरिस ओलंपिक में अब तक 5 कांस्य और 1 रजत सहित कुल 6 पदक जीते हैं। पहले राउंड में ही अमन 6-3 से आगे चल रहे थे। दूसरे राउंड अमन ने इस बढ़त को और आगे बढ़ाया और क्रूज को कोई मौका नहीं दिया। इस तरह अमन सहरावत ने जीत हासिल की। अमन पेरिस ओलंपिक में भारत के एकमात्र पुरुष पहलवान थे। हालांकि उन्होंने कुश्ती में पदकों के सिलसिले को बरकरार रखा। भारत 2008 बीजिंग ओलंपिक के बाद से हर ओलंपिक में कुश्ती में पदक जीत रहा है। 2008 में सुशील कुमार ने कांस्य, 2012 में सुशील ने रजत और योगेश्वर दत्त ने कांस्य, 2016 में साक्षी मलिक ने कांस्य, 2020 टोक्यो ओलंपिक में रवि दहिया ने रजत और बजरंग पूनिया ने कांस्य पदक जीता था। अमन का यह पहला ओलंपिक था और उन्होंने अपने पहले ही ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया है। अमन का जन्म 2003 में हुआ था और जब वो 11 साल के थे उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया। उनके दादा ने उनका पालन पोषण किया और इस हादसे से उबरने में उनकी मदद की। अमन ने कुश्ती के प्रति अपने जुनून को जारी रखा और कोच ललित कुमार के अंडर ट्रेनिंग लेना शुरू किया। अमन 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चैंपियनशिप खिताब जीतकर लाइमलाइट में आए। इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2022 के एशियन गेम्स में 57 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर साल 2023 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया। जनवरी 2024 में उन्होंने जागरेब ओपन कुश्ती टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। आज की 8वीं घटना ये रही। बोइंग कंपनी ने 8 अगस्त से प्रभावी एरोस्पेस उद्योग के दिग्गज केली ऑटबर्ग को अपने नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। बोइंग ने रॉबर्ट केली ऑटबर्ग को अपना नया सीईओ घोषित किया है, जो 8 अगस्त से प्रभावी होगा और डेविड कैलहॉन की जगह लेगा। रॉकवेल कॉलिंस के पूर्व कार्यकारी, जो अब रेथियन टेक्नोलॉजीज NYSE RTX का हिस्सा है, बढ़ते वित्तीय नुकसान और चल रहे गुणवत्ता के मुद्दों के बीच कंपनी का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। ऑटबर्ग बोइंग के लिए एक चुनौतीपूर्ण अवधि के दौरान शीर्ष पर पहुंच जाता है। कंपनी को नकदी जलने का सामना करना पड़ रहा है, जो पहले से प्रत्याशित से बड़ा होने की उम्मीद है, खासकर 2024 की तीसरी तिमाही के दौरान। यह तब आता है जब बोइंग ने दूसरी तिमाही में $1.4 बिलियन का नुकसान दर्ज किया, जो उसके रक्षा और अंतरिक्ष व्यवसाय से काफी प्रभावित हुआ। नए सीईओ के तात्कालिक कार्यों में बोइंग के 737 जेट विमानों का उत्पादन बढ़ाना शामिल है, जो वर्तमान में लगभग 25 प्रति माह की दर से उत्पादित किए जा रहे हैं, जिसका लक्ष्य वर्ष के अंत तक 38 तक पहुंचने का लक्ष्य है। इस घटना ने एक कार्यकारी फेरबदल को प्रेरित किया, जिसके कारण वर्ष के अंत तक सीईओ डेव कैलहॉन का पद छोड़ दिया गया और घोषणा की गई कि बोर्ड के अध्यक्ष लैरी केलनर फिर से चुनाव नहीं लड़ेंगे। कैलहॉन, जो मार्च 2025 तक बोर्ड के विशेष सलाहकार के रूप में काम करेंगे, ने ऑटबर्ग के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हुए सुझाव दिया कि वह वर्तमान टीम में महत्वपूर्ण बदलाव नहीं करेंगे। 64 वर्षीय ऑटबर्ग के पास एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है, जिसमें रॉकवेल कॉलिंस का नेतृत्व करने वाला एक सफल कार्यकाल और यूनाइटेड टेक्नोलॉजीज के साथ इसका एकीकरण शामिल है। उनके अनुभव का परीक्षण तब किया जाएगा जब बोइंग इस साल की शुरुआत में फ्यूजलेज निर्माता को वापस खरीदने के लिए एक सौदे पर पहुंचने के बाद स्पिरिट एरोसिस्टम्स NYSE SPR को एकीकृत करने के लिए काम करता है। आज की 9वीं घटना ये रही। चीनी अमेरिकी भौतिक विज्ञानी त्सुंगदाओ ली, जो 1957 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के वैज्ञानिक बने, का 4 अगस्त को 97 वर्ष की आयु में सैन फ्रांसिस्को में उनके घर पर निधन हो गया। प्रो ली, जिनके कार्य ने कण भौतिकी की समझ को आगे बढ़ाया, इस क्षेत्र के महानतम वैज्ञानिकों में से एक थे। प्रो त्सुंगदाओ ली कौन थे? स्थानीय समाचार पत्र वेनहुई डेली के अनुसार ली का जन्म 24 नवंबर 1926 को शंघाई में हुआ था। वे व्यापारी पिता त्सिंगकोंग ली और मां मिंगचांग चांग की 6 संतानों में तीसरे थे, जो एक कट्टर कैथोलिक थीं। उन्होंने शंघाई में हाई स्कूल की पढ़ाई की और गुइझोउ प्रांत में नेशनल चेकियांग यूनिवर्सिटी और यून्नान प्रांत में कुनमिंग में नेशनल साउथवेस्ट एसोसिएटेड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। अपने द्वितीय वर्ष के बाद उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में स्नातक विद्यालय में भाग लेने के लिए चीनी सरकार से छात्रवृत्ति मिली।
1946 से 1950 के बीच उन्होंने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार विजेता एनरिको फर्मी के अधीन शिकागो विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। 1950 के दशक की शुरुआत में प्रोफेसर ली ने विस्कॉन्सिन में यर्केस वेधशाला, बर्कले में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और प्रिंसटन, एनजे में उन्नत अध्ययन संस्थान में काम किया। प्राथमिक कणों, सांख्यिकीय यांत्रिकी, खगोल भौतिकी और क्षेत्र सिद्धांत आदि में उनका शोध उल्लेखनीय था। 1962 से अमेरिका के नागरिक रहे प्रोफेसर ली न्यूयॉर्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय में एमेरिटस प्रोफेसर भी थे। परमाणु बम के जनक के रूप में जाने जाने वाले रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने एक बार प्रोफेसर ली की प्रशंसा करते हुए कहा था कि वे उस समय के सबसे प्रतिभाशाली सैद्धांतिक भौतिकविदों में से एक थे, जिनके काम में असाधारण ताजगी, बहुमुखी प्रतिभा और शैली दिखती थी। 1953 में वे कोलंबिया विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के रूप में शामिल हुए। 3 साल बाद 29 साल की उम्र में वे वहां सबसे कम उम्र के पूर्ण प्रोफेसर बन गए। उन्होंने विभिन्न क्वांटम घटनाओं के अध्ययन के लिए एक मॉडल विकसित किया जिसे ली मॉडल के रूप में जाना जाता है। 1957 में प्रो ली को चेनिंग यांग के साथ भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, क्योंकि उन्होंने उपपरमाणु कणों की समरूपता की खोज की थी, क्योंकि वे परमाणुओं को एक साथ रखने वाले बल के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। 31 साल की उम्र में ली यह सम्मान पाने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के वैज्ञानिक थे। उन्होंने विज्ञान में अल्बर्ट आइंस्टीन पुरस्कार, गैलीलियो गैलीली पदक और जी ब्यूड पदक सहित कई अन्य पुरस्कार जीते, साथ ही दुनिया भर के संगठनों से मानद डॉक्टरेट और उपाधियां भी प्राप्त की। आज की 10वीं घटना ये रही। हाल ही में हुए राजनीतिक फेरबदल में ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सईद ने प्रधानमंत्री अहमद हचानी को बर्खास्त कर दिया है और उनकी जगह पूर्व सामाजिक मामलों के मंत्री कामिल मद्दौरी को नियुक्त किया है। यह बदलाव सईद के प्रशासन के तहत छठी बार प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति का प्रतीक है। यह घोषणा 6 अक्टूबर को ट्यूनीशिया में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले की गई है, जो सामाजिक और आर्थिक अशांति के बीच हो रहा है। राष्ट्रपति सईद ने हचानी की जगह लेने का फैसला किया, जो केवल 1 साल से पद पर थे, लेकिन उन्होंने कोई विशेष कारण बताए बिना ऐसा किया। नए प्रधानमंत्री कामिल मद्दौरी एक अशांत राजनीतिक माहौल में कदम रख रहे हैं, जिसमें उच्च मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और सामाजिक असंतोष की विशेषता है। सईद के प्रशासन को आर्थिक चुनौतियों से निपटने और बढ़ते अधिनायकवादी उपायों के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है। 2019 में सत्ता में आने के बाद से सईद ने संसद को निलंबित करने और सत्ता को केंद्रीकृत करने के लिए संविधान को फिर से लिखने सहित कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू किए हैं। इन कार्रवाइयों ने विवाद को जन्म दिया है और ट्यूनीशिया में लोकतांत्रिक पतन के बारे में चिंताएं पैदा की हैं, जिसे कभी अरब स्प्रिंग विद्रोह के बाद प्रगति के प्रतीक के रूप में देखा जाता था। 66 वर्षीय पूर्व विधि प्रोफेसर सईद ने आगामी चुनाव में दूसरा कार्यकाल पाने की अपनी मंशा की घोषणा की है। उनके प्रशासन में असहमति पर कड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें कई संभावित विरोधियों और आलोचकों, जिनमें एन्नाहदा पार्टी के राचिड घनौची जैसे राजनीतिक व्यक्ति शामिल हैं, को कारावास और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में राजनीतिक चालबाजियों और दमनकारी उपायों ने ट्यूनीशिया के भविष्य के बारे में आशंकाएं बढ़ा दी हैं। 2011 की क्रांति के बाद लोकतांत्रिक प्रगति के लिए प्रशंसित देश अब महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण चुनाव के करीब है और बढ़ते राजनीतिक तनाव और अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। आज की 11वीं घटना ये रही। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने भारत के सबसे बड़े कमोडिटी एक्सचेंज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में प्रवीणा राय की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय इस पद पर 3 महीने की रिक्ति के बाद लिया गया है। प्रवीणा राय, जो पहले नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI की मुख्य परिचालन अधिकारी COO थीं, MCX में अपनी नई भूमिका में भुगतान और बैंकिंग में 20 से अधिक वर्षों का व्यापक अनुभव लेकर आई हैं। उनकी विशेषज्ञता लेनदेन बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग, कार्ड और वाणिज्यिक बैंकिंग तक फैली हुई है। उन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक, HSBC और सिटी में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। NPCI में राय मार्केटिंग, व्यवसाय विकास और उत्पाद प्रबंधन रणनीतियों के लिए जिम्मेदार थीं। उन्होंने रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से NPCI की पेशकशों की पहुंच और दृश्यता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
एमसीएक्स के पूर्व सीईओ पीएस रेड्डी ने 9 मई को अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया और उन्होंने दोबारा नियुक्ति की मांग नहीं की। उनके जाने के बाद से एक्सचेंज के संचालन को एक विशेष कार्यकारी समिति द्वारा प्रबंधित किया गया है, जिसमें मुख्य जोखिम अधिकारी, सीआरओ, मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी, सीटीओ, मुख्य व्यवसाय अधिकारी, सीबीओ और मुख्य परिचालन अधिकारी, सीओओ सहित प्रमुख अधिकारी शामिल हैं। राय की नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति और एमसीएक्स शेयरधारकों की मंजूरी के बाद होगी। एमसीएक्स ने पहले नवंबर 2023 में सीईओ पद के लिए उम्मीदवारों की तलाश की थी, लेकिन उम्मीदवारों की शुरुआती सूची को नियामक ने खारिज कर दिया था। कंपनी के बोर्ड ने अब राय को इस पद के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। एमसीएक्स ने अप्रैल से जून तिमाही के लिए शुद्ध लाभ में 26.2% की क्रमिक वृद्धि दर्ज की, जो पिछली तिमाही के 87.90 करोड़ से बढ़कर 110.90 करोड़ हो गई। घोषणा के दिन एमसीएक्स के शेयर 1.94% की गिरावट के साथ 4,205 रुपये पर बंद हुए। आज की 12वीं घटना ये रही। भारतीय मूल के शीर्ष सिंगापुर बैंकर पीयूष गुप्ता मार्च 2025 में डीबीएस समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से हट जाएंगे। उनकी जगह टैन सुशान लेंगे, जिन्हें कल डिप्टी सीईओ नियुक्त किया गया है। इसके अलावा वह डीबीएस में संस्थागत बैंकिंग के समूह प्रमुख भी हैं। बैंक के अनुसार गुप्ता 28 मार्च 2025 को डीबीएस की अगली वार्षिक आम बैठक में सेवानिवृत्त होने वाली हैं। डीबीएस में उनका पहला कार्यकाल एक विश्वविद्यालय की छात्रा के रूप में था। जब वह सीईओ बनेंगी, तो बैंकिंग समूह की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगी। उनकी पिछली भूमिकाएं मॉर्गन स्टैनली और सिटी ग्रुप में रही हैं। टैन 2012 से 2014 तक सिंगापुर में मनोनीत सांसद भी रही हैं। डीबीएस बोर्ड के अध्यक्ष पीटर सी ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि टैन डीबीएस के निवर्तमान सीईओ की जगह लेने वाली पहली घरेलू व्यक्ति है। सी ने कहा, वह टीम के बाकी सदस्यों के साथ बहुत अच्छी तरह से घुल मिल जाती हैं और जब टीम के सदस्यों को बोर्ड के फैसले के बारे में बताया गया तो उन्होंने इसका बहुत अच्छा स्वागत किया। टैन 56 सिंगापुर की निवासी हैं और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक हैं। उनके पास उपभोक्ता बैंकिंग, धन प्रबंधन और संस्थागत बैंकिंग में 35 वर्षों का अनुभव है। टैन ने अपने करियर की शुरुआत आईएनजी बारिंग सिक्योरिटीज में संस्थागत इक्विटी और डेरिवेटिव बिक्री में की थी। उन्होंने 1997 में कार्यकारी निदेशक के रूप में मॉर्गन स्टैनली MS.N में शामिल होकर 2005 में सिटी ग्रुप C.N के लिए ब्रुनेई, मलेशिया और सिंगापुर की क्षेत्रीय प्रमुख बनने से पहले सिटी ग्रुप में काम किया। इसके बाद वह 2008 में दक्षिण पूर्व एशिया के लिए निजी धन प्रबंधन की प्रमुख के रूप में मॉर्गन स्टैनली में लौट आईं। तान 2010 में डीबीएस में शामिल हुईं, जहां उन्होंने पहले 3 वर्षों में बैंक के धन प्रबंधन व्यवसाय को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।